जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 10 है, जो फिजिक्स का पोर्शन है, उसमें चैप्टर नंबर 10 है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमें कुछ चीज समझना बहुत जरूरी है। जो लास्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 9 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें स्क्रीन पर आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस है गाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस में जनरली स्फेरिकल लेंस को हम लोग अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो स्फेरिकल लेंस से दो लेंस बनाए जा सकते हैं। सॉरी, डिवाइड नहीं करते हैं, दो लेंसेस को बनाया जा सकता है स्फेरिकल लेंस की सहायता से, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जैसे कि आपको यहाँ पर उसका वर्किंग दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं? तो उसके लिए मैंने सामने आपको देख रखा है कि जब कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस की बात हो तो कॉन्वेक्स लेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है तो जब भी इस पर कोई पैरेलल रेडिएशंस आती है तो ये इसको एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है गाइस। ठीक है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। वैसे ही डाइवर्जिंग लेंस इस पर आने वाली रेडिएशंस को, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब यही होता है। कन्वर्जिंग मींस एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ट करना और डाइवर्जिंग मींस डाइवर्ट करना रेडिएशंस को। ओके, आज हम लोग जिस ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ डिफेक्ट विजन्स होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस के अनुसार ही हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज विजुअल डिफेक्ट? मीन्स दृष्टि दोष, राइट? इट्स अ टाइप। और इसके कितने टाइप होते हैं, मतलब कितने क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया जाता है। A defect in the human eye in which the person is unable to see near and far objects। मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति जिसे दूर और पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कुछ न कुछ विजन का ब्लर होता है या वो स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे क्या कहेंगे? सच अ डिफेक्ट इज कॉल्ड विजन डिफेक्ट। मतलब उसकी जो दृष्टि है, उसका जो विजन है, उसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट है, कुछ न कुछ दोष है। ठीक है, इस टाइप से उसे तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नियर साइटनेस, एक होता है फार साइटनेस और एक होता है प्रेस बायोपिया। इसे नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये होता क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज नियर साइटनेस? राइट, इट्स कॉजेस एंड रेमेडीज। मतलब कि नियर साइटनेस है क्या, इसके कॉज मतलब क्यों, कारण क्या है, और इसके रेमेडीज मीन्स इसको अगर हमें हटाना है या इसकी पूर्ति करना है तो कैसे करेंगे। अ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई दैट कॉज अ पर्सन टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब नियर साइटनेस में ऑब्जेक्ट को या व्यक्ति को नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो पास रखी वस्तु है वो क्लियर दिखाई देगी, बट नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन दूर रखी वस्तुएं क्लियर नहीं होती है। इस प्रकार के डिफेक्ट को नियर साइटनेस कहा जाता है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड नियर साइटनेस। रीजन क्या है, क्यों होता है, इसके कॉज क्या है? रीजन मीन्स कॉजेस। क्यों होता है सर? ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना। हम बात करें तो एक आई जो होती है ह्यूमन आई, उसमें एक लेंस होता है जिसे आई लेंस कहा जाता है, या ह्यूमन आई को आई लेंस हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। और रेटिना ह्यूमन आई का एक पार्ट होता है जिस पर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो इसका कारण यह है नियर साइडनेस होने का कि आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है ड्यू टू रिडक्शन इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आईज। और फोकल लेंथ जो होती है ह्यूमन आईज की वो क्या हो जाती है? कम। अब रेमेडी क्या है इसकी? जो करेक्ट मतलब नियर साइडनेस को करेक्ट करने के लिए, उसके निवारण के लिए कॉन्केव लेंस यूज होता है। तो हमने अभी जैसे पढ़ा गाइस कि दूर रखा ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसलिए वो रेडिएशंस को डाइवर्ट कर देता है। इसी कारण इस पर नियर साइडनेस के कारण हम लोग दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए कॉन्केव लेंस मींस डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। डायग्राम के थ्रू समझते हैं नियर साइडनेस को। ये इसका रीजन है कि सर उसकी जो फोकल लेंथ है वो डाउन हो जाती है और जो लेंस, आई लेंस और उनके बीच की जो डिस्टेंस वो बढ़ जाती है। तो निवारण रेडरेसल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्केव लेंस यूज करेंगे, जिसके कारण ये डिस्टेंस को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा।
ऐसे ही जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, व्हाट इज फार साइडनेस, वैसे इसका कॉज लिखना, रेमेडीज लिखना है, ठीक है। सो फार साइडनेस क्या होगा, तो इसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, और पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम लोग इसमें कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। कारण क्या होता है सर, इसका रीजन ये है कि डिस्टेंस जो है आई लेंस और रेटिना के बीच की वो कम हो जाती है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जस्ट अपोजिट होता है, नियर का फार में अपोजिट होता है। चलिए देखिए इसको, अ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई दैट कॉज अ पर्सन टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फार साइडनेस। रीजन क्या है सर, कॉज क्या है, ड्यू टू रिडक्शन इन द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, और आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका रीजन है, और ये इसका क्या है, रेड्रेसल है। कॉन्वेक्स लेंस यूज होने के कारण फोकल लेंथ डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। लास्ट एक है व्हाट इज प्रिज बायोपिया। सो दो डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़े, एक में दूर का नहीं दिखाई देता, एक में पास का नहीं दिखाई देता है। और ये जो प्रिज बायोपिया ये एज के कारण होता है। होता क्या है गाइस कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आंख की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मींस जो ह्यूमन आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन है, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आंख को या ह्यूमन आई से आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे बोला जाता है। A defect in the human eye that cause a person to be unable to see near and far object is called presbyopia. इसका रीजन क्या है, this defect occur in old age due to weakening of the muscles, जो आई मसल्स होती है उसमें वीकनेस आ जाती है, और ड्यू टू dilation of the pupils of the eye, जो प्यूपिल होती है उसमें भी dilation आ जाता है। रेमेडी टू करेक्ट प्रेसबायोपिया, बायफोकल लेंस यूज, क्योंकि ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, इसलिए बायफोकल लेंस मींस आधे पार्ट में कॉन्केव एंड आधे पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है गाइस। ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ह्यूमन आई बनी हुई है यहाँ पर। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, जैसे क्रिस्टालिन लेंस है, एक्वास ह्यूमर है, प्यूपिल है, आइरिस है, लेंस है, उसके बाद सिलेरी मसल्स, ये जो मसल्स होती है इनको सिलेरी मसल्स कहा जाता है। वेटारिस ह्यूमर है जो कि द्रव रूप में ये पूरी तरीके से हमारे आंख के अंदर होता है। रेटिना है, और ऑप्टिक नर्व है जिससे नर्वस सिस्टम वर्क होता है, और वेटारिस ह्यूमर जिसे हम लोगों ने बोला कि जो एक द्रव रूप में जिसे काचा द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिस्टलिन लेंस, प्यूपिल, आइरिस, ये एडजस्टिंग पावर, एडजस्ट करने की पावर जनरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। मैंने अभी जैसे आपको बताया पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, जिसके कारण हम लोग पास रखी और दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि प्यूपिल जो होती है आंख में, ह्यूमन आई में, वो मसल्स जो होती है, वो आंख की जो मसल्स होती है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी रखती है। आंसर पढ़े, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, नियर और पास रखे दोनों ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, दैट इज द ह्यूमन आई कैन सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दिस एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, मतलब आई लेंस की जो फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है, इसी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक क्वेश्चन है व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, मतलब आंख से हम लोग अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई। तो लिखा है व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन द आई इज नॉट अफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं गिरता है ड्यू टू द पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, तो हमारी आंख से या हमारी आई से जितनी मिनिमम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए और क्लियरली वो उसको देख सकता है, उसे बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, और जितनी दूर तक देख सकता है उसे बोलेंगे फार डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन क्या होता है, तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ हेल्दी पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड इजीली इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन। फॉर अ नॉर्मल पर्सन डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर।
For normal vision of the human eye, at what distance from the eye are the far point and the near point? मतलब far point कितना होता है, near, जिसे मैंने अभी आपको बताया नॉर्मल आई के लिए far point infinity होता है गाइस, और नियर पॉइंट लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। A student sitting in class has difficulty, क्वेश्चन है यहाँ पर बात ये हो रही है, पहले उसको समझना आप कि a student sitting in class हैज अ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड, मतलब एक स्टूडेंट जो है क्लास में लास्ट रो में बैठा हुआ है, इस तरीके से रोज है, इसमें लास्ट रो में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसके सामने एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। व्हाट विजुअल एम्पावरमेंट, मतलब इसमें कौन सी विजुअल एम्पावरमेंट है इस स्टूडेंट को, और क्या उसका करेक्टेड है। तो दूर रखिए ऑब्जेक्ट को, वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, नियर साइडनेस है उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि वो दूर की वस्तुओं को नहीं दिख पा रहा है, और जिसके लिए हम लोग दूर की वस्तुएं हैं फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो नियर साइडनेस में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव, दूर के लिए बात हो रही है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा बेटा, डाइवर्जिंग। तो आंसर में आप लोग देखें, स्पष्ट रूप से आंसर में लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि द स्टूडेंट सफर्स फ्रॉम नियर साइडनेस, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड by using a concave means diverging lens of appropriate power. How can we able to see nearby and distant object clearly? हम कैसे पास और दूर रखी वस्तुओं को या ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो द सिलेरी मसल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मसल्स होती है ऑफ अवर आई हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट द पावर ऑफ द सिलेरी लेंस। This ability to accommodate allows to us see both near and object clearly, मतलब दूसरा क्या ऑब्जेक्ट, नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दोनों ही हमें क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिलेरी मसल्स होती है वो जो आंख की लेंस की एडजस्टिंग पावर होती है, फोकल लेंथ की, उसको स्पष्ट कर देती है या उसको मैनेज कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, डिस्क्राइब इट विद अ डायग्राम। इसको समझने से पहले गाइस हमें एक बात समझना होगी, क्योंकि क्या होता है, एक टर्म होती है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, तो जो अर्थ सरफेस से अराउंड 300 किलोमीटर तो एयर का जो सराउंडेशन होता है उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अगर मैं देखूं, मान लो ये एक अर्थ का सरफेस है, तो एटमॉस्फेयर में मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन स्फेयर, मेडल स्फेयर, इस तरीके से बहुत अलग अलग स्पेस होती है, ठीक है, परत जिसे लेयर्स बोल सकते हैं हम लोग, अलग अलग लेयर्स होती है। जब स्टार से कोई लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो बार बार उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन, जिसके कारण यहां से अर्थ सरफेस से देखने वाला व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, मतलब हमें वहां पर स्टेयर्स की एक्चुअल पोजीशन न देखते हुए हमें उसकी अपेरेंट पोजीशन दिखाई देगी। तो वो किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो लिखा है स्टार्स आर लोकेटेड एट अ ग्रेट डिस्टेंस ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ से बहुत दूर पर होते हैं। देयरफॉर द लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम देम क्रॉसेस वेरियस लेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो लाइट एमिनेट करती है, मींस जो इंटर करती है सरफेस में, तो अलग अलग सरफेस से इंटर होती हुई निकलती है, प्रोसेस क्रॉस होती हुई निकलती है। ड्यूरिंग दिस द डेंसिटी ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स चेंजिंग, जिसके कारण उसकी डेंसिटी बार बार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ड्यू टू दिस द लाइट रेज गेट रिफ्रैक्टेड, जिसके कारण लाइट रेज जो होती है वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। द लाइट ऑफ द स्टार्स आर रीचेस द आई ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, तो और वैसे ही लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है जो पर्सन अर्थ सरफेस पर खड़ा हुआ है इंटरमिटेंटली। देयरफॉर द स्टार्स लाइक ट्विंकल, जो लाइट स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे लाइट नीचे की ओर आती है तो बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और चेंज होती रहती है डेंसिटी, तो जिसके कारण हमें अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार दिखाई देता है, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती, इसलिए वो ट्विंकल करता है। जस्ट इसके अपोजिट एक क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। तो द प्लैनेट्स आर नॉट एट वेरी ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं होते हैं, हेंस द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम देम डू नॉट हैव टू पास थ्रू layers of atmosphere with varying densities and the position of their image does not change। तो होता क्या है कि वो बहुत दूर पर होते हैं, तो hence the rays light coming, जो लाइट आने वाली होती है from them do not have to pass, जो कि अलग अलग लेयर से पास नहीं होती है, तो जिसके कारण उसकी इमेज कभी भी बदलती नहीं है, do not change,
हैज द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो वो कभी भी चेंज होती हुई हमारे दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमें प्लैनेट्स की रियल पोजीशन ही दिखाई देती है, अपरेंट पोजीशन नहीं दिखाई देती है। व्हाट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग का मतलब होता है हिंदी में, मतलब हम लोग इसे समझे तो हिंदी में इसे प्रकीर्णन कहा जाता है गाइस, और हम नॉर्मली इसे समझे तो इसे फैलाव भी हम लोग बोल सकते हैं। जनरली हम लोगों ने पढ़ा है लाइट की प्रॉपर्टी में कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन चलती है, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि लाइट फैलती हुई भी दिखाई देती है, स्कैटर्ड भी दिखाई देती है, कलर्स भी अलग अलग होते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जब लाइट एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल से टकराती है या उसका स्प्रेडिंग होता है तो वो फैल जाती है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग और स्कैटरिंग, फैलना, of different colors of light in the atmosphere is called the scattering of light. Scattering of light occurs क्यों होता है ये? Due to smoke and dust particle present in the atmosphere, ठीक है, जिसके कारण ये फैली हुई दिखाई देती है। Explain the dispersion of light by a prism. Dispersion किसे कहा जाता है? तो जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पर, जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन अलग अलग 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, जिसका टर्म होता है विबज्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। इसी को डिस्पर्सन बोला जाता है। तो जैसे आपको दिख रहा है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म इट डिफ्लेक्ट्स इट बैकवर्ड इनटू इट्स 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स। This phenomena is called the dispersion of light by a prism. During this process, we get 7 component colors in the form of a prism. कितने कलर्स ऑफ कंपोनेंट दिखाई देते हैं? 7 कलर्स, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको ट्रिक मैंने बताया आपको याद करने का, विबज्योर, ठीक है गाइस। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, सनलाइट 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? तो जो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर हमें मिलता है उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सन 7 कंपोनेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड सीक्वेंसली बिहाइंड द प्रिज्म। प्रिज्म के पीछे की ओर हमें 7 कंपोनेंट ऑफ कलर दिखाई देते हैं। These are called the spectrum. During this process we get these 7 component colors in the form of a drop or blob on the wall. छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर ये प्योर है और इम्प्योर है, मतलब अगर हमें क्लीनली दिखाई देता है या क्लियरली दिखाई देता है और तो वो प्योर स्पेक्ट्रम होगा, और हमें ब्लर दिखाई देता है, क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो इम्प्योर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू? जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स जो विबज्योर का फॉर्म बनता है, तो इसमें इनका जो वेवलेंथ का पावर होता है वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, मतलब ये हुआ कि वायलेट का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम, वायलेट के बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। मतलब सबसे ज्यादा किसका हो गया? इसका, और सबसे कम किसका हो गया? वायलेट रंग का। दूसरा, रेले नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, रेले एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने बताया था कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसका स्प्रेडिंग मींस जिसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। इसी बेस पर ये पर्पस काम करता है। लिखा है द एयर मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्ट्रांगली स्कैटर, मतलब जो एयर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो स्ट्रांगली स्कैटर करते हैं ब्लू और वायलेट लाइट को, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। देयरफॉर ब्लू लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द स्काई, तो हमें अर्थ की ओर ब्लू लाइट आती हुई दिखाई देती है। एंड व्हेन दिस लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज, और जब ये हमारी आंखों पर ये लाइट गिरती है तो वी सी द स्काई इज ब्लू, तो हमें आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। सर वायलेट रंग कहाँ गया? तो वायलेट ऐसा है कि वायलेट की स्कैटरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। Why does the sun appear red at sunrise and sunset? जब सनराइज और सनसेट होता है तो सन का जो रंग है या सन जो दिखाई देता है हमें रेड दिखाई देता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि जिस कलर की या जिस रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसका स्कैटरिंग क्या होता है, कम। या यूं कह सकते हैं कि जो सबसे कम स्कैटर होती है वो कैसी हो जाएगी, रेड। तो लिखा है द सन इज फादर अवे फ्रॉम अस एट सनराइज एंड सनसेट, बहुत दूर होता है हमारे से सनराइज और सनसेट के समय। एट दिस टाइम द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन आर मोर स्कैटर्ड, तो उस समय जो रेडिएशन होती है बहुत ज्यादा स्कैटर होती है, कॉजिंग देम टू स्कैटर इन द एटमोस्फियर। ठीक है। हाउएवर रेड लाइट रेज आर नॉट स्कैटर्ड, चूंकि यहाँ पर जबकि रेड लाइट स्कैटर्ड नहीं होती, देयरफॉर ओनली रेड लाइट रेज रीच आवर आईज, जिसके कारण हमारे तक कौन सी लाइट आती है, रेड। दिस इज वाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय इसलिए रंग में लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, मतलब जब अंतरिक्ष से हम लोग देखेंगे तो ये स्काई जो है हमें ब्लैक दिखाई देता है, ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता। तो एस्ट्रोनॉट सी द स्काई एज ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू, ब्लू की बजाय ब्लैक देखते हैं, बिकॉज एस्ट्रोनॉट आर एट हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि उनका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। स्कैटर्ड लाइट कैन नॉट रीच देम, जिसके कारण उस पर स्कैटर्ड लाइट पहुंच नहीं सकती है। देयरफॉर द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट, इसके कारण जो होता है स्कैटर्ड हमें क्या दिखाई देता है, ब्लैक। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ अर्ली सनराइज एंड लास्ट सनसेट, मतलब सबसे पहले सनराइज और लास्ट सनसेट क्या होता है, मतलब ये कि सूर्य जो होता है सनराइज होने के पहले और सनसेट होने के बाद भी क्यों दिखाई देता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो लाइट जब हमारे तक आती है तो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण हमें उनके एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती, उनके हमें अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है, यही कारण है उसका। वी सी द रिफ्लेक्शन of the sun in the sky before sunrise and after sunset. At this time, after being refracted multiple times through atmosphere layers, जिसके कारण ये multiple times बार बार रिफ्लेक्शन होता है, light from the sun undergoes total internal reflection, और total internal reflection इनका बार बार होते रहता है। This is why we see the sun's reflection. Therefore, we see clearly. We see early sunrise and late sunset. सनसेट। लास्ट है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है उसका हमें बताना है। तो जैसे एक प्रिज्म ले लिया तो ये जो रेडिएशन आ रही है इस रेडिएशन को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। जैसे मान लो एक प्रिज्म है, उस पर आने वाली रेडिएशन इंसिडेंट, फिर ये इसके अंदर चलेगी, मतलब प्रिज्म के अंदर है तो ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, और बाहर जब जाएगी तो ये हो जाएगी एमर्जेंट रे। ठीक है। अब इनके बीच में हमें एंगल डिफाइन करना है, तो इसके लिए हमें इन पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तभी हम लोग एंगल डिफाइन कर पाएंगे। तो दिख रहा है आपको ये इस पर परपेंडिकुलर इन लोगों ने डाल रखा है, ये रेडिएशन तो इस तरीके से निकल गई। इसके बाद यहां पर एंगल आई आ गया, ये हो गया एंगल ई, और चूंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है इसलिए एंगल क्या हो गया बेटा, आर, ये हम लोगों ने। आगे हमें ये जो प्रिज्म है तो प्रिज्म का एंगल, तो प्रिज्म का एंगल हम लोग ए डिफाइन करते हैं। इस रे को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये दोनों रेडिएशन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर डायवर्टेड एंगल निकल के आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। यहाँ पर आपको रेडिएशंस को मैंने बताया हुआ है कि पी जो है वो इंसिडेंट रे है, पीएफ जो है रिफ्रैक्टेड रे है, और यहाँ से जो एफ के साथ एस जा रहा है ये एमर्जेंट रे है। एंगल ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमरजेंस, और एंगल डी जो होता है जैसे मैंने बताया डेविएटेड एंगल, जिसे एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन को एक बीकर के अंदर भरा जाता है तो किस तरीके से दिखाई देता है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपका था गाइस ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।